नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा संख्य पर। 10 दिसंबर को बुधवार को संसद भवन में समझिए राहुल गांधी और अमित शाह के बीच में तीखी बहस हो गया और राहुल गांधी ने चैलेंज दे दिया अमित शाह को कि आप हमारे 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब दीजिए। आखिर बहस तो हो रहा था एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर, मगर अमित शाह जी बोल रहे थे कि एसआईआर देश के हित के लिए, लोकतंत्र के हित के लिए। आखिर हमारे इस देश में घुसपैठिए कैसे तय करेंगे कि वो प्रधानमंत्री बनाए या सीएम अपने मन का बनाए। बात आज हम इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लंबा, इसे पूरा जरूर देखिए और आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं। कोई वीडियो छूटे नहीं, वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, एसआईआर का जो बात है वो सबसे पहले नया नहीं है। 1952 में सबसे पहले एसआईआर लाया था चुनाव आयोग ने, ताकि इसलिए कि जो असली जो मतदाता है वो बने रहे और जो वोट देने के योग्य नहीं है उनको इस वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। तो एसआईआर का इरादा केवल योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में लाना है, बस यही है एसआईआर। इससे किसी भी दल को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, चाहे सपा हो या चाहे टीएमसी हो, कोई भी दल हो। आखिर एसआईआर से दिक्कत क्यों हो रहा है उन्हें? क्योंकि इसी देश में अब तक 13 बार एसआईआर हो चुके हैं और लास्ट बार 2004 में हुआ था, तब तो कोई हो हंगामा नहीं हुआ। 2004 में तो खैर वाजपेयी जी की सरकार गिर गई, तब तो किसी ने आरोप नहीं लगाया। देखिए, एसआईआर के द्वारा सबसे पहले मैं बताता हूँ 3 चीजें अमित शाह जी डिक्लेयर किए कि जो योग्य नागरिक हैं उनको जाके वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए और जो मृत हो गए हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए। जो 18 साल पूर्व गए हैं जिनका मतदाता जो सूची में नाम दर्ज करने के योग्य है उनको जोड़ दिया जाए। तो ये 3 चीजों पर फोकस करने में सबसे बड़ा फोकस है अवैध घुसपैठिया। अब जो अवैध घुसपैठिया अगर उसे वोटर लिस्ट में अगर नाम अगर जोड़ा रहेगा तो सोचिए कि वो अपना ही मन का समझिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद चुनेगा। इस देश का समझिए नुकसान कितना हो जाएगा कि इस देश में समझिए घुसपैठिया अगर तय करे कि हमारे देश का समझिए तो प्रधानमंत्री ये है, तो हमारे देश के लिए समझिए कितना बड़ा खतरा है। अमित शाह जी इसी पर बोल रहे थे, राहुल गांधी जी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे। उन्हें यह जवाब दिया गया कि जहां आपकी सरकार बनती है तब तो आप चुपचाप सरकार बना लेते हैं, तब तो वोट चोरी कोई दिक्कत नहीं होता, चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता। जबकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसे किसी समझिए पार्टी ने नहीं बनाया था, संविधान में ही इसका नाम है और संवैधानिक संस्था है। उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उसके कामों में किसी प्रधानमंत्री का, राज्य के मुख्यमंत्री का, किसी बड़े अफसर का, नेताओं का कोई हस्तक्षेप है ही नहीं चुनाव आयोग में समझिए। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है, उसे अगर समझिए एसआईआर जरूरत पड़ रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सिर्फ इसलिए कि हम योग्य मतदाताओं को इस वोटर लिस्ट में रखें, तो आखिर राहुल गांधी को तकलीफ क्यों हो रहा है? आज संसद में जो हमारा कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है केवल इसलिए कि राष्ट्रीय मुद्दे पर समझिए तो भाजपा अगर साथ दे रही है तो कांग्रेस उसके खिलाफ क्यों खड़ी है? कांग्रेस को समझना चाहिए कि एसआईआर से उसे भी फायदा है, अगर उसे लंबे समय तक राजनीति अगर करनी है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि बाहर का घुसपैठिया है तो स्वाभाविक है वो लोकतंत्र को ध्वस्त करेगा, वो यहाँ क्यों लोकतंत्र रखेगा? उसे तो अच्छे से पता है कि अगर यहाँ लोकतंत्र ध्वस्त कर देंगे तो यहाँ मनमानी अपना चला सकते हैं। अगर एसआईआर अगर नहीं होगा तो पता चलेगा आने वाले 10-15 साल के बाद कि घुसपैठिए समझिए यहाँ मूल वोटर बन गए। अब मूल वोटर का मतलब कि उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगा तो अब बाद में आप उन्हें हटा भी नहीं पाएंगे। ये अभी वक्त है, भाजपा ने अपनी नीतियां डिक्लेयर कर दी है कि हम घुसपैठियों को पहले पहचानेंगे, उन्हें मतदाता सूची से बाहर करेंगे और फिर उन्हें डिपोर्ट भी कर देंगे, यानी देश से बाहर कर देंगे। तो एसआईआर समझिए तो देश के हित के लिए है। और अब तक जो 13 बार एसआईआर हुआ, आखिर उससे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ, उस पर तो कोई हो हंगामा नहीं हो रहा है। आखिरकार भाजपा और जदयू जो बिहार में चुनाव जीत गई और कांग्रेस गठबंधन यहाँ सरकार हार गई, तो समझिए इसमें जाकर के एसआईआर का क्या गलती है? देश की जनता ने ही ना आपको समझिए एक जगह जिताती है। कर्नाटक में जीत के सरकार बना ली है तो अच्छी बात हो गई, बिहार में सरकार आप बनाने में नाकाम हो गए तो एसआईआर खराब हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। आज पश्चिम बंगाल में देखिए ममता बनर्जी लगातार जीतती जा रही है, उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब गर्व से बोलते हैं कि वहां के मतदाताओं ने भाजपा को नकार दिया, भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी, उसे नकार दिया। एक कहने में आपको बड़ा गर्व होता है। मगर उसी मगर बंगाल में अगर जो बांग्लादेशी बैठे हुए हैं मतदाता सूची में, अगर उनका नाम दर्ज अगर गलती से सही है, जानबूझ के सही हो गया है, तो उसे अगर हटाया जा रहा है एसआईआर के द्वारा, तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? अगर उसे हटा करके एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाया जा रहा है जिसमें फायदा हर पार्टी को हो रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, टीएमसी हो, भाजपा हो, चाहे सपा हो, राजद हो, कोई भी रहे, कांग्रेस हो, सबको फायदा है। क्योंकि एक स्वस्थ वोटर लिस्ट मिलेगा, जिस वोटर लिस्ट में केवल देश के नागरिक होंगे और उस वोटर लिस्ट में किसी समझिए तो मृत लोगों के नाम नहीं जुड़े होंगे ताकि उनका वोट का कोई दुरुपयोग ना हो जाए। अक्सर पहले कई बार होता था कि मरे हुए लोगों का वोटर लिस्ट में नाम रहता था, उनके नाम पर वोट डाले जाते थे। पर समझिए वोट क्या होता है, आपको खुद निर्णय लेना होता है कि हम किसे अपना समझिए तो नेता चुने। अब वो नेता चुनने का अगर अधिकार आपके अलावा कोई ऐसे लोगों का है जो यहाँ दुनिया में अस्तित्व भी नहीं है, मरे हुए लोग हैं, ये चाहे इस देश के नहीं है, तो एक लोकतंत्र में समझिए तो खराब माहौल बन जाएगा ना। आपके मतों का समझिए वैल्यू गिर जाएगा। जबकि आपके मतों का अगर वैल्यू अगर एक है और वो बाहर से आए हुए घुसपैठिया का भी एक है तो 2 हो गया, और एक मरे हुए लोगों का वोट भी है जो गुजरे हुए हैं उसका भी इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है,
तो फिर जो असली वोटर है वो तो बेचारा हार जाएगा। 3 में अगर 2 अवैधी हो गया तो 1 वैध, तो बेचारा सरकार में ना बना पाएगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि एसआईआर से फायदा केवल इस देश को है, न कि जाकर के किसी पार्टी विशेष को। चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है, अब तक 13 बार एसआईआर लाया, यही 2004 में आया, वाजपेयी जी की सरकार गिर गई, चलिए देश की जनता ने वाजपेयी जी को नकार दिया, तो इसमें एसआईआर का क्या गलती है? एसआईआर में तो वही किया, योग्य मतदाता सूची बनाया जाके जिसमें जो वोटर हो वही रहे, जो इसके लायक नहीं हो उसे बाहर कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एसआईआर से देश का फायदा है, इसमें किसी पार्टी विशेष का कोई फायदा नहीं है। और अमित शाह को जो चैलेंज दिएगा तो उसका जवाब वो सदन में दे दिए, बोले कि अगर सदन में जाकर के सरकार को जो करना होगा सरकार खुद करेगी। और सबसे बड़ा आरोप लगाया गया वोट चोरी का, तो अमित शाह जी उदाहरण भी दिए कि आखिरकार क्या कसूर था जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि उनको 28 वोट मिले थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगर सबसे बड़ा वोट चोरी का तो समझिए आरोप हमारे देश की आजादी के समय ही हो गया था कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए था सरदार पटेल को और बना दिया गया जवाहरलाल नेहरू को। उन्हें मात्र 2 वोट मिले थे और 28 वोट पटेल को मिले थे, तो पटेल को तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। तो वोट चोरी का सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद समझिए तो कांग्रेस के ही इंटरनल में है, क्योंकि अगर यहां देखा जाए उस समय अगर सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया गया होता तो देश कितना खुशहाल होता। वोट चोरी का आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को खुद अपने समझिए तो गिरवान में झांक लेना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि आखिर हम में कितनी गलतियां हैं। जब 1952 में पहला बार एसआईआर हुआ तो कोई तकलीफ नहीं था, नेहरू जी लगातार जाकर प्रधानमंत्री बनते रहे, मरते दम तक वे प्रधानमंत्री रहे। मैंने समझिए अगर वे और लंबे समय तक रहते तो प्रधानमंत्री का पद समझिए उनका रिजर्व ही था। तो जो व्यक्ति समझिए लगातार अपने फायदे के लिए अगर एसआईआर हो रहा है तो बढ़िया है, मगर जहां एसआईआर हो जाने के बाद उसकी सरकार अगर नहीं बनी तो इसमें जाकर के दोष दिया जा रहा है चुनाव आयोग का, ये चाहे अभी जिस पार्टी की सरकार वहां बनी है उसे। अब वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है कि वोट कोई चोरी नहीं हो रहा है, कोई वोटों की चोरी नहीं हो रही। जनता ने अपना पसंद का वोट अगर ईवीएम में दबाया है तो ईवीएम वही मत को दिखाएगा ना। अगर वोट चोरी अगर होता भी तो आप अगर मान लेते हैं भाजपा को मिला जाकर एक आमन सीट और आपको मिला अगर समझ जाइए 49 सीट, तो 49 सीट जो मिला आखिरकार जनता ने ही तो आपको दिया ना। तो ये आपको खुद समझना चाहिए कि ये कॉमन अगर उसे मिल गया तो आपको 49 भी तो किसी ने दिया। सरकार चलिए बना ली जाकर के भाजपा ने, तो आपको भी तो कम से कम जहां जहां सरकार है वहां तो कम से कम सोचना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां के भी तो जनता ने आपको वोट दिए। इस पर आपको देखना चाहिए, आपकी गठबंधन भी है बहुत जगह। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये वोट चोरी का भी आरोप समझिए इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है। एक स्वस्थ लोकतंत्र है जिसमें जाकर समझिए तो जनता अपने मन से वोट देती है। और ईवीएम समझिए केवल वोटिंग मशीन है, वो नाम ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। अगर ईवीएम में छेड़छाड़ अगर संभव भी होता तो समझिए 2004 में जो सबसे बड़ा व्यापक स्तर पर ईवीएम का यूज हुआ लोकसभा चुनाव में, तो वाजपेयी जी चुनाव कैसे हार गए? वो समझिए उन्हीं के ही राज में तो ईवीएम व्यापक स्तर पर यूज हुआ, यानी हर लोकसभा सीट पर समझिए जहां मतदाता सूची है वहां ईवीएम बूथ पर जाके यूज हुआ। तो आखिर उसमें अगर छेड़छाड़ संभव होता तो वाजपेयी जी सत्ता से तो बाहर हो जाते। तो ये बात देखिए कि कांग्रेस का ये आरोप जो है ये पूरी तरह से समझिए झूठा और निराधार है। इसमें जनता का समझिए कोई अति वोट चोरी हो ही नहीं रहा है, जनता अपना पसंद का वोट देता है, बस ईवीएम वही रिकॉर्ड कर लेती है। तो कुल मिला देखा जाए तो ईवीएम में वोट चोरी समझिए असंभव है और ये पूरी तरह से निराधार है। वोट चोरी का सबसे बड़ा उदाहरण हुआ 28 सीट और 2 सीट पर कि 28 सीट पाने वाले सरदार पटेल प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर कैसे चले गए और 2 सीट पाने वाले जाकर के जवाहरलाल नेहरू आखिर प्रधानमंत्री कैसे बन गए। आप खुद अगर देखेंगे तो पाएंगे कि वोट चोरी तो यहीं से हुआ। अभी भी लोगों से पूछिए जाकर के, हृदय पर हाथ रख के बोले कि वे सरदार पटेल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे कि नहीं। उतने काबिल योग्य नेता जो लौह पुरुष कहा जाता है, आज हमारा देश अगर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, देश के जो मैं क्षेत्रफल बता रहा हूँ, ये पूरा श्रेय जाता है सरदार पटेल जी को। वे नहीं रहते तो आज हैदराबाद समझिए हमारे देश में नहीं रहता, वे अगर नहीं रहते तो आज जम्मू कश्मीर भी हमारे समझिए देश के अंदर नहीं होता। वे जूनागढ़ को इस देश के अंदर लाए। ये सब जगह मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि तीनों जगह सैनिक कार्रवाई हुई थी। बाकी बहुत से रियासतों को समझिए अपने से समझिए तो स्किल्स से मिला जुला करके साम दंड भेद मिला करके वे देश को संभाल लिए, एक कर दिए और उनको समझिए प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। तो वोट चोरी तो वहां हो गया कि 28 लोगों ने समझिए इनको वोट दिया, 2 लोग मात्र। तो आखिरकार जाके क्या इंटरनल मैटर हुआ कि इनको जाकर के प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वोट चोरी का तो शुरुआत कांग्रेस में ही हुआ कि योग्य जो थे प्रधानमंत्री के लिए उनको जाके दबा दिया गया और जवाहरलाल नेहरू को समझिए देश की जनता ने अयोग्य घोषित कर दी थी, उन्हें जाके बढ़ा दिया गया। बाद में मानता हूं एक छत्र राज रहा कांग्रेस का इस कारण से रहा ताकि उस वक्त कोई समझिए पार्टी था ही नहीं।
और जब कोई पार्टी नहीं था तो इस वजह से समझिए उनकी सरकार जो है लगातार चल रहा था। मैंने समझिए मोनोपोली एक अधिकार था। अब जहां एक अधिकार की बात होता है वहां होता क्या है कि जो मन में आए वो थूकते जाओ। एक समय हुआ कि नेहरूवाद चलते गया इस देश में, लगातार नेहरूवाद चल रहा था, हर बात में नेहरू नेहरू। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी का जो ओपन चैलेंज है ये पूरी तरह से जाके भ्रामक है, वो जनता को भरमाने की है। जनता के मन में डाला जा रहा है कि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो फ्रॉड पार्टी, बस ये सिर्फ भरवा करके आप हमारा जो समझिए समर्थन करिए। जबकि ऐसा नहीं है, जनता इनके जाने में नहीं फंसेगी। जनता जान चुकी है कि एसआईआर भी है वो सही है और कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है, ईवीएम भी सही है। आपका क्या कहना आप जरूर कमेंट सेक्शन में कहें, बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।